हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा नया टॉपिक है, कैसे, कब और कहाँ। इस टॉपिक से ही पता चल रहा है, एक तो हमारा विषय जो है वो है इतिहास। जाहिर सी बात है, अब जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो कौन सी चीज़ कब आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, कहाँ आरंभ हुई, तो आरंभ इसका हम अपने चैप्टर का आरंभ करते हैं। देखिए, अब इसमें हमें आगे बढ़ना है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, कहीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के बहस से इतिहास की तारीखों का तात्पर्य माना जाता था कि आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। हम सामान्य रूप से जब इतिहास के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या कहते हैं, इतिहास उबाऊ है, उसमें बस तारीखें रटते रहो। क्या इस इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल नहीं सही है। मेरी दृष्टि से तो सही नहीं है। बाकी सबकी अपने अलग अलग विचार हैं। अब देखिए, इसमें आगे, इसमें कोई शासक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही जानते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए। बिल्कुल, जो इतिहास का संबंध है सिर्फ तारीखों से ही इनका जुड़ाव नहीं है, इसमें बल्कि ये देखा जाता है कि जो अतीत में जो चीज़ें हैं वे किस प्रकार निकल कर सामने आए और उसमें क्या क्या बदलाव आए। और इसके अलावा अतीत जो बीत चुका है और जो वर्तमान, इसकी क्या आपस में तुलना की जाती है। जब हम समय का जिक्र करने लगते हैं तब हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हमें चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। कहने का मतलब, बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं जिसे हम ज़िंदगी में सभी मनुष्य मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी कार्य करता है वे निरंतर करता चला आता है। तो व्यक्ति क्या सोचते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं वर्षों से वैसा ही होता चला आया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हमें उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घुटकी भरते हुए देख आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब और कैसे हुआ होगा। रेलवे गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि जो रेल है, रेलों का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए
आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि ज़माने में अखबार जिन ज़माने में जो अखबार है नहीं छपते थे, तो उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। जाहिर सी बात है, ये देखिए, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करते हुए, ये जो हमारे भारतीय ब्राह्मण हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो ब्रिटिशेनिया है, ये जो है ये ब्रिटिश की महारानी, जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया ये पहले नक्शे का आवरण 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के सार्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करता हुआ बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर को दिखाया गया है कि भारत के लोग इच्छापूर्वक अपनी प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो कि वे भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए आने का जो आग्रह कर रहे हों। इस चित्र के माध्यम से यही बताया गया है कि जैसे ये ब्राह्मण जो है ये जो ब्रिटेनिया है इसको अपना ग्रंथ दे रहे हैं कि मान लीजिए ये भारतीय लोग ही इन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और हमारी संस्कृति की रक्षा करो। ये जो ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जो हमने अभी देखा। समय को हमेशा साल महीनों के पैमाने में ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत है। जब एक लंबे समय तक चलती रही है, तब क्या होता है, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन चाय पीनी सुबह सुबह शुरू नहीं करी। इसके अलावा जो इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा। कहने का मतलब ऐसे बहुत से परिवर्तन हैं जिसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती। इतिहास में एक उदाहरण के रूप में बताया, जैसे कि चाय का जो हम भारतीय लोग सुबह चाय पीते हैं, तो इसका स्वाद किसी एक दिन में किसी व्यक्ति को अच्छा, मतलब कि इसका स्वाद धीरे धीरे जुबान पर जब चढ़ता चला गया, कहने का मतलब ये किसी एक दिन निश्चित नहीं हुआ होगा और ना ही उसके लिए कोई दिन या तारीख तय करके बताई जाए। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। बिल्कुल, किस किस की बात कर रहा है? अब इतिहास में हम किसी एक दिन निश्चित या कोई तारीख या कोई महीना, कोई वर्ष निश्चित करके नहीं बता सकते कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत में कब स्थापित हुआ। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह कब शुरू हुआ, जो सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था है कैसे इनमें दिनों दिन बदलाव आया। ये जो सारी चीज़ है एक लंबे समय में घटती है।
ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात नहीं कर सकते, एक अलग अलग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। अब हम मान लीजिए उदाहरण के रूप में जो हमने देखा, तो इनको क्या है, समय अनुसार बदलता चला गया और एक दिन खास परिवर्तन आया, तो लगभग अनुमान लगाया जाता है, फिर भी उसकी निश्चित तारीख और वर्ष नहीं निकलता। कहने का मतलब यही है कि तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़कर देखते हैं? बिल्कुल ये सही प्रश्न है। इस एक जुड़ाव की ही वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। प्राचीन समय में कुछ विशेष रूप से इतिहास इन्हीं चीज़ों को माना जाता था, जैसे राजा कब गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, कब उसने ताज पहना और किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में जो बच्चे हैं वे पैदा हुए। इसके अलावा और कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वो कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक सिंहासन पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है। और किस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास में किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। बिल्कुल जैसे कि जो हमने मंदिर पढ़े थे, मंदिरों के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद जो वास्तुकलाएं थी, आर्किटेक्चर जो हमने मुस्लिम और हिंदूज़ वगैरह उनके द्वारा बनाए गए जो भी भवन निर्माण थे, इन सब के बारे में भी अब अलग से लिखा जाने लग गया है। यही बात की गई है। वे इन बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी और नए विचार पनपे, और जो संस्कृति है और समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं? अधिकांश रूप से महत्वपूर्ण होता कुछ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके आसपास कोई घटना है या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, तो उसके आसपास व्यक्ति सोचने लगता है, उसी को बार बार अपने ध्यान में रखता है और उसी घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलता है। तो इस वजह से जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर जो अध्ययन है हम कर रहे हैं, जो अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। तो समय के साथ साथ
पहले हम जिसको महत्व दे रहे थे अब वो भी बदल गया। अब दूसरा जो घटनाक्रम है अब वो महत्वपूर्ण हो गया। तो जिस प्रकार की सोच रखकर व्यक्ति सोचेगा तो उसके लिए वही महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासक महत्वपूर्ण है। यह जो इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्ययनों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली वेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब गवर्नर जनरल बने हमारे भारतीय में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वॉइसरॉय का जो वॉइसरॉय इन सब का कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। बिल्कुल, इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारियों की जो गतिविधियां हैं, इन अधिकारियों ने जो नीतियां चलाई, उपलब्धियां प्राप्त करी, इतिहास इनके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमता रहता है। मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्ययनों का विषय बन जाता था। अभी भी अलग अलग अध्ययनों का विषय ही है। अभी तो ये 8th क्लास की जो बुक वगैरह है, इसके अलावा जब हम हाई एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए निकलते हैं बाहर, तो विशेष रूप से इन्हीं की ही चर्चाएं मिलती हैं गवर्नर जनरल इतिहास में। तो ये ठीक ही कहा गया है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटों में क्या है, हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्ययनों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि जो व्यक्ति के सामने आए उसे मतलब समझ में आए और याद रहे। इसी प्रक्रिया में हम सिर्फ इन घटनाओं पर जोर देते हैं कि उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उससे भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, उनके लिए वहाँ की कोई जगह नहीं होती। किस तरह क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने जो इतिहास है का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। जो हम गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो उपलब्धियां
हासिल करी गवर्नर जनरल ने। गतिविधियां जो भी भारत में आके इन्होंने की, जो इन्होंने गवर्नर जनरल का पद था उस पे आसीन होके कई कार्यक्रम चलाए। तो इन सब के जो भी ये करता धरता थे हमारे भारत के, इससे हमारे भारतीय समाज जो था उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जो आम जनता थी, क्या हमारी मतलब जो भारतीय लोग थे, जो जैसे कुछ जनजातियां हो गई, इसके अलावा जो व्यापारी हो गए, कृषक हो गए, इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हालांकि ये कुछ थे महत्वपूर्ण, लेकिन इनसे हमारे इतिहास का जो महत्व है वे कुछ अलग हटकर हो जाता है। तो कहने का मतलब बहुत से लोगों का यह मानना है कि इतिहास है वे फिर से लिखा जाना चाहिए, जिसमें अपने भारतीय जो लोग थे, जो भारतीय समाज के लोग थे, जैसे कृषक हो गई, महिलाएं हो गए, जनजातियां हो गए, उन सब का एक विशेष जिसमें उनकी जानकारी प्राप्त हो। बहुत से लोगों का यही मानना है। इसी में थोड़ा सा इसी क्रम में देखिए ज़रा सा, इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई नीतियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी जब इतिहास बदल कर लिखा जाएगा तब। हम अवधियाँ कैसे तय करें? 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, इन्होंने क्या किया, 3 विशाल खंडों में हमारे भारतीय इतिहास को किसने, जो 1817 में स्कॉटलैंड जो है वहाँ के क्या थे, अर्थशास्त्री थे और इसके अलावा राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास उसने 3 खंडों में विभाजित किया। नाम का एक किताब लिखी। इस जो किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। देखिए ये गलत बात है। इन्होंने क्या कर दिया, हमारे भारतीय इतिहास के बारे में लिखा और उस पुस्तक का नाम दिया ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जो ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखी थी उसको 3 भागों में विभाजित किया था। एक हिंदू सामाजिक मतलब धर्म के अनुसार उसे वर्गीकृत किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, इन अलग अलग 3 काल खंडों में बांटा। इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इन्होंने इस प्रकार तो भारत के जो इतिहास है वे लिखा और वर्गीकृत किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, 1773 में आए थे ये। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को प्रदर्शित करते हैं। वे क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि एक अवधि और दूसरी अवधि के बीच
एक में आए बदलाव का क्या महत्व होता है। कहने का मतलब जब ये कहना चाहते हैं, जब हाँ, अब जो भारतीय इतिहास है उसे कालखंडों में विभाजित किया जाता है, तो उसमें जो बीच में एक कालखंड से दूसरा कालखंड शुरू होता है, उनके बीच ऐसे क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए जिससे दूसरा कालखंड शुरू हुआ। ये साधारण रूप से यही कहने का प्रयास कर रहा है। मील को लगता था, ये एक इतिहासकार हैं, मील नाम है उनका, ठीक है। मील को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था, जहाँ चारों ओर केवल धार्मिक और जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ये मील जो है वे सोचते थे भारतीयों के बारे में कि जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे उससे पहले हिंदू और मुस्लिम का बोलबाला था और इनमें आपसी संघर्ष चला करते थे। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पे ले जा सकता था। मील का ये सोचना है कि जो ब्रिटिशर्स है वे हमारे भारतीय लोगों को इन्हें सभ्यता के मार्ग पर लेके जाए, मतलब इन्हें कुछ आता नहीं है, इन्हें हम लोग सिखाएंगे, ये ब्रिटिशर्स का मानना था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में अपनी की जो यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाएं और कानूनों को लागू किया जाए। अब इन्होंने सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ कर दिए भारतीय समाज में। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, मील ने तो यहाँ तक कि सुझाव दिया, ये सब उनके सुझाव हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारत जनता को ज्ञान और खुशी जीवन प्रदान किया जा सके। अच्छा, ताकि ये हमारे भारतीय लोगों का खून चूस सके, कहने का मतलब ये है साधारण भाषा में। लेकिन मील क्या समझते थे, भारतीय लोगों को सभ्य बनाओ, इसके लिए जो पूरी भूमि है उस पर कब्जा करो और उनको एक खुशहाल जीवन प्रदान करो। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देख लीजिए, ये मील का मानना था, हिंदुस्तान उनकी मदद के बिना प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? यह हमारे भारतीय लोगों का विचार है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस युग के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक जो धर्म नहीं था। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक चर्चा की बात की गई है। अगर हम कालखंडों में और इस प्रकार धर्म के आधार पर मतलब वर्गों खंडों को बांटा जाए तो क्या ये अनुमान लगाया जाए कि जो
निज जो मतलब अलग अलग धर्मों से संबंधित भारतीय जो शासनकाल वे चलता आ रहा था। इसके अलावा जो इन सब से हटकर थे, जैसे जनजाति वगैरह थे, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं था? इसके अलावा और जो जीवन के तौर तरीके हैं, जो साधारण लोग थे, क्या उनका अलग से उनका क्या कोई मतलब महत्व नहीं रहा होगा? क्या उनका कोई स्थान नहीं रहा होगा? यही बात है। आगे इसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये एक सही क्रम था बांटने का। तो जो हमारा भारतीय इतिहास है, जब हम पढ़ते हैं तो उसे इसी तौर पर बांटकर देखा जाता है, अभी भी, वर्तमान में भी। क्या है वे है प्राचीन, सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो हमारा हिंदू साम्राज्य था, कहने का मतलब हिंदू के से संबंधित राजा महाराजा ज़्यादा थे, वैदिक शिक्षाएं थी और संस्कृति थी, पुराण थे, और इसके अलावा महिलाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, ब्राह्मण थे। और इसके बाद और जो धार्मिक कर्मकांड होते थे, ये सब इसमें अधिकतर देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर कुछ सामाजिक बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये जो सल्तनत लोग आते हैं, सल्तनत की स्थापना करते हैं, दिल्ली सल्तनत आई उभर कर। इसके अलावा आगे चलकर ये जो प्राचीन इतिहास है, ये कहाँ तक आता है? औरंगजेब की मृत्यु तक प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो मध्यकालीन इतिहास है, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर भारत के कुछ आंदोलनों तक आता है। इसके अलावा नहीं, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। ये मुग़ल आक्रमण तक आता है, जो जैसे कि मोहम्मद गोरी वगैरह का जब आक्रमण हुआ था, फिर वहाँ से फिर पहले फिर कई मुग़ल वंश आया, फिर ये सब आया। ये सेकंड पीरियड में आता है, और जो थर्ड में आता है वे हमारे भारत की आज़ादी तक। तो ऐसा वर्तमान में अभी इतिहास को बांटा गया है। तो इसी की बात कही है। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इस इतिहास को इस खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ये भी जो विचार लिया गया है वो पश्चिम से लिया गया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। जो आधुनिक काल किसका जो आधुनिक काल की जो इतिहास है, उसमें किसी महत्वपूर्ण माना गया, जैसे विज्ञान को, तर्क को, लोकतंत्र को, और इसके अलावा मुक्ति और समानता जैसे को अधिक बल मिला है। उसके लिए मध्यकालीन समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मध्यकालीन की बात कर रहा है, जहां ऐसी विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोच विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? इतिहासकारों का अपना अपना मत है, ये कुछ इस प्रकार रखा गया है। जैसा कि हम किताब में देखेंगे, जो अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, और ना ही वह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं।
जो तीसरा जो भाग है आधुनिक नहीं, सॉरी, ये मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहा है। जैसे कि उसमें समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, तर्क करने की शक्ति नहीं थी किसी के पास। तो बहुत से जो इतिहासकार हैं उसे मध्यकालीन इतिहास ना मानकर औपनिवेशिक युग माना है कई इतिहासकारों ने। औपनिवेशिक जो होता है वे क्या है, अब देखिए, अब इसी क्रम में आगे देखते हैं हम क्या है ये आखिर औपनिवेशिकवाद। औपनिवेशिकवाद जब कोई दूसरा देश किसी, मान लीजिए ये पहला कोई एक देश है और ये दूसरा, जब ये देश इस दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर रूप से, देखिए, सामाजिक जो प्रशासनिक व्यवस्था वे सब, आर्थिक जो व्यापारिक व्यवस्था है वे सब, और सामाजिक जो समाज में बदलाव करने हैं वे सब, इसके अलावा जो सांस्कृतिक व्यवस्था है जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इन सब पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा ले। और इन सब, अब उसका जब अधिकार हो जाएगा, इस व्यक्ति का जब अधिकार हो जाएगा और उसमें बहुत से परिवर्तन आते हैं, नए नए चीज़ें उभर कर आ रही है, ये सब क्या होता है, ये सब एक इन सब का दबाव सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जब इस देश पे पड़ेगा तो वे औपनिवेशिक देश कहलाएगा। देखिए, सीधा सीधा हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सब इसी क्रम में बातें दी गई है कि पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, इसके अलावा मूल्य, मान्यताएं वगैरह, ये सब भूमिका तैयार करी गई है कि जैसे कुछ लोगों को ये पसंद हो नापसंद हो अपने देश में है व्यक्ति, लेकिन अब जब दूसरा औपनिवेशिक शासन आएगा तो जिस पहले देश ने दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वे ना आपके रीति रिवाज देखेगा, ना अपनी भावनाएं देखेगा, ना कुछ नहीं देखेगा वो। तो वो क्या करेगा, अपनी राजनीति व्यवस्था तुम्हारे देश में चलाएगा, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखेगा, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको अपने हाथ में रखेगा, और सांस्कृतिक, जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो सांस्कृतिक बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से, अर्थात जो पहला देश है वे मजबूत है और दूसरा देश जो है वे कमज़ोर है, उसके दबदबे से इस तरह के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है या कहलाता है। ठीक इसी प्रकार भारत में आया। अब देखिए किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन के दौरान जो इतिहासकार थे वे रिकॉर्ड्स रखा करते थे अपने। इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे कि जो रिकॉर्ड्स हैं वे अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, और उसके लिए वे हर निर्देश, हर योजना, हर नीति और
सहमति, जांच को और क्या करते थे, साफ साफ लिखना जरूरी समझते थे। वे अपनी योजनाएं लेखिक रूप से रखते थे, नीतियां रखते थे, जो फैसले थे ये सब रखते थे, इन्हें साफ तौर पर लिखकर रखते थे। ऐसा करने से क्या होता है, अच्छी तरीके से चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है या जा सकता था। फिर उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इसके अलावा इस साझेदारी के चलते जो ज्ञान है, जो ज्ञापन है, टिप्पणी है, प्रतिवेदन, इन पर क्या आधारित प्रशासन की संस्कृति पैदा हुई। जब इन्होंने लेखन रूप से लिखना शुरू कर एक लिखित रूप से लिखना शुरू किया, जिसे अभिलेख कहा गया आगे चलकर, तो क्या हुआ उससे, जो विज्ञापन है, टिप्पणियां हैं, प्रतिवेदन हैं और अधिकतर जो प्रशासनिक जो संस्कृतियां हैं वे क्या हुई, पैदा हुई। कहने का मतलब जब वहाँ के आचार विचार, तौर तरीके, रहन सहन बदलेगा तो इसमें प्रशासन की जो संस्कृति अलग अलग उभर कर सामने आएगी। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि जो तमाम अहम जो दस्तावेज है वे और इसके अलावा जो पत्र है वह संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख जो हैं वे कक्ष भी बनवा दिए। अब अभिलेखागार बनवाने लग गए धीरे धीरे, जो गवर्नर जनरल थे ये सब। और तहसील के जो दफ्तर हैं, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रशासनिक सचिवालय और कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। इन सब के धीरे धीरे रिकॉर्ड रूम अलग अलग से बनने लगे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्था भी बनाई गई। अब धीरे धीरे अभिलेखागार की भी इन्होंने व्यवस्था करी अपने साम्राज्य को और अधिक अच्छे रूप से चलाने के लिए। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और विज्ञापनों को आप आज भी लेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अभिलेखागार रखना शुरू कर दिया, जो कि आज भी आधुनिक समय में है। तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जो आदेश दिए गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भेजे गए जो निर्देश सुझाव है। इसके अलावा दूसरी शाखा को भेजे गए पत्र और विज्ञापन, ये सब क्या है, अभिलेखागार में सुरक्षित है और जिसे हम आज भी देख सकते हैं। इन सब को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था, एक नकल भी बनाई जाती थी जिसे सुरक्षित रखा जाए। उन्हें खुशनसीबी के माहिर उन्हें खुशनसीब के माहिर लिखते थे और खुशनसीबी का या सुलेखनवासी ऐसे लोग होते थे, सुलेखनवादी या जो खुशनसीबी हैं, दोनों में से ये पर्यायवाची शब्द हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वे क्या करते थे, बहुत सुंदर रूप से इसे गढ़ते मतलब एक समय चाहे जितना लग जाए, लेकिन वो सुंदर और अच्छा दिखना चाहिए।
वही बात करी है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इन जो तकनीक है इसके सहारे अन्य जो प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। मतलब एक ही दस्तावेज की जब वो कई स्थानों पर रखा जाने लगा, अभिलेखागार अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग विभाग के होने लगे, तो एक ही जो प्रतिलिपि होती थी उसके कई सारे नकल किए जाने लग गए थे। ये देखिए, ये 1920 के दशक में बनाया गया अभिलेखागार भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसरॉय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। अभिलेखागार और संग्रहालय। फिर इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ये देखिए, ये एक किसी विद्रोह की जब आधुनिक काल में जो आम जनता थी वो विद्रोह पर उतर आई थी। ये देखिए उसके कुछ प्रमाण। स्रोत 1 गृह विभाग